Hello, dear students. Welcome back. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2, first year biology enzymes, according to Synth text board. और डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स में जो कि मेजर कॉन्सेप्ट रखे गए हैं उसमें एंजाइम स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन, द एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, और एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इस वजह से कहा जाता है वो सेल्स में बनते हैं। उसके बाद वर्ड एंजाइम की तरफ आते हैं। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय Friedrich Wilhelm Koene in the year 1878. Dear students, Wilhelm Koene ने सबसे पहले वर्ड एंजाइम कॉइन किया 1878 में। The word enzyme was first used by German physiologist Wilhelm Koene in the year 1878 when he was describing the ability of yeast to produce alcohol from sugars. तो ये जो विल्हेल्म कोएने था वो एक कैटालाइसिस का प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा था यीस्ट की बॉडी में, जिसमें यीस्ट के बॉडी में अल्कोहल को ब्रेक कर दिया जाता है शुगर्स में। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड एंजाइम यूज किया जिसके माने हैं एन मीन्स विद इन एंड ज़ाइम मीन्स यीस्ट। सो द वर्ड और टर्म एंजाइम मीन्स इन यीस्ट। इन यीस्ट देयर इज अ कैटालाइसिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो इस वजह से वर्ड एंजाइम यूज किया गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जस्ट फ्यू इयर्स अगो ये कंसीडर किया गया ऑल द एंजाइम्स वर प्रोटीन, मगर बाद में पता चला कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं होते, वो आरएनए के बने हुए होते हैं। ड्यूरिंग 1980s थॉमस केक एंड सिडनी अल्टीमेट इन्होंने डिस्कवर किए कुछ ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए के बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डियर स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है। राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स मेड अप ऑफ आरएनए। तो कुछ आरएनए भी एंजाइम्स का काम करते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। अब देखें राइबोजाइम्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ राइबोजाइम्स? फर्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स में भी राइबोजाइम्स आपको मिलेंगे जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैटालाइज करते हैं। और उसके अलावा सेकेंड बायोलॉजिकल फंक्शन राइबोजाइम्स का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की। रिमूव एंट्रॉन्स, जब शुरू में मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है तो उसमें कुछ नॉन कोडिंग सेक्शंस होते हैं, और उन नॉन कोडिंग सेक्शंस को इंट्रॉन्स कहा जाता है। इनको रिमूव कर देता है राइबोजाइम्स एंड हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरएनए। जब इमेच्योर आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो फिर हमें मिलता है मैच्योर आरएनए, और उसमें हेल्प करते हैं राइबोजाइम्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। अच्छा, इनको कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? A catalyst is a substance that can be added to a reaction to increase the reaction rate without getting consumed in this process. तो substance, ऐसा substance catalyst का काम करता है जो कि किसी भी रिएक्शन में ऐड कर दिया जाए, वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, फास्ट कर दे, मगर उस रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होता। और एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इस वजह से कहा जाता है, सेल्स में बनते हैं। Okay, dear students. Next line. Most of the enzymes are proteinaceous in nature. याद रखिएगा, most not all. कुछ आरएनए के भी बने हुए होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। और अगर हम एंजाइम्स के शेप की बात करें, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, राउंड इन शेप, और इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मुकम्मल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसा कि अमाइलेज, जैसा कि पेप्सिन, इन्हें हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। देखें डियर स्टूडेंट्स,
enzymes are simple if they are only made up of protein. For example, pepsin and amylase. तो डियर स्टूडेंट्स ये amylase भी एक सिंपल एंजाइम है, ये पेप्सिन भी एक सिंपल एंजाइम है, क्योंकि ये ओनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मगर कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कि खुद तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, मगर उन्हें एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत होती है। इन्हें हम पढ़ाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। while the conjugated enzymes have additional cofactor, for example dehydrogenase enzymes। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं मगर उनको एक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डिहाइड्रोजनेज का। डिहाइड्रोजनेजेस दैट यूजेस NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एज अ कोफैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रोजनेज को कोफैक्टर चाहिए और इन्हें कोफैक्टर चाहिए एक नॉन प्रोटीन NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देखें दूसरा एग्जांपल दिया गया है एक कोफैक्टर का, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A किस एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोएंजाइम A कोफैक्टर है इस एंजाइम का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ये एक बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम है जो कि एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है जिसमें ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और उसके लिए एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर चाहिए जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वो एंजाइम है जिसे एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए एज अ कोफैक्टर। इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम 3 कार्बोनिक कंपाउंड पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसीटेट में, और इसके लिए इसको कोफैक्टर चाहिए और इसका कोफैक्टर है एसिटाइल कोएंजाइम A। सो एसिटाइल कोएंजाइम A इज अ कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि कैटालाइज करता है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट को बनाता है। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग एसिटाइल कोएंजाइम A। ये जो पिंक वाला पार्ट है ये एसिटाइल है और इसके साथ एक सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A जुड़ा हुआ है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A कोफैक्टर का काम करता है इस एंजाइम के लिए, इसको एक्टिवेट करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। और उसके बाद ये लिखा गया है ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें एंडो एंजाइम्स कहा जाता है, और जो सेल के बाहर काम करते हैं उन्हें एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। एंडो एंजाइम्स आर वर्किंग इनसाइड द सेल्स, एक्सो एंजाइम्स आर वर्किंग आउटसाइड द सेल। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एंजाइम सेल के अंदर बना है, दे आर मेड इनसाइड द सेल, और ये कैटालाइसिस भी सेल के अंदर कर रहा है और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है विद इन द सेल। ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे एंडो एंजाइम। मगर आप इस एंजाइम को देखें डियर स्टूडेंट, जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये एंजाइम सेल के अंदर बने, दे आर मेड इनसाइड द सेल, मगर इनको कैटालाइसिस के लिए बाहर भेज दिया गया। सो एज दे आर वर्किंग आउटसाइड द सेल दे आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम। अच्छा डियर, उसके बाद लिखा गया है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक because different enzymes have differently shaped active sites। एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। तो ये है डेफिनेशन एक्टिव साइट का, दे हैव अ पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एंजाइम नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको उसका एक डिम्पल एक एक्टिव साइट नजर आ रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका शेप सबस्ट्रेट से। यहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है और जब एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट फिट होता है तो बनता है ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम जो एंजाइम है वो कैटालाइसिस करेगा, कैटालाइटिक रिएक्शन करेगा और इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। अब आप एक एनिमेशन देखें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप एक एनिमेशन देख रहे हो, यहाँ पे रेड कलर में आपको एंजाइम नजर आ रहा है और ब्लैक कलर में सबस्ट्रेट। तो देखें एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मिल रहा है
और उसके बाद रिएक्शन में ये एंजाइम उसको तोड़ देगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया गया। एंड दिस एंजाइम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। अब दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट से थोड़ी देर के लिए बाइंड होगा, रिएक्शन होगा, कैटालाइसिस होगा, और ये इसको प्रोडक्ट में तोड़ देगा और प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये था एक्टिव साइट, जिसकी वजह से एंजाइम्स अपने एक्शन में या फिर अपनी नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। और अगर हम साइज की बात करें, दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का साइज बड़ा होता है और सबस्ट्रेट का साइज उससे छोटा होता है। उसके बाद कुछ एक्टिवेटर्स और भी लिखे गए। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस, साल्ट्स। इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंगनीज, जैसे मैग्नीशियम, जैसे क्लोराइड आयंस। तो स्टार्ट करते हैं मैंगनीज से। देखें ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेसिस containing manganese as a cofactor। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2O2 जिसपे माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन के रेडिकल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है सुपर ऑक्साइड एनायंस। डियर स्टूडेंट्स, एनायंस ये ऑक्सीजन के एनायंस हैं। एनायंस उन्हें कहा जाता है जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मगर प्रोटॉन्स कम होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा SOD। अब SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इनके साथ कंबाइन कर देगा हाइड्रोजन आयंस। SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, और इसके लिए कोफैक्टर चाहिए जिसे मैं मार्क कर रहा हूं मैंगनीज। तो मैंगनीज एक्टिवेट कर देगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को, और ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स या सुपर ऑक्साइड एनायंस को तब्दील कर देगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को कोफैक्टर चाहिए जो होते हैं मैग्नीज आयन। अब हम आते हैं मैग्नीशियम आयन की तरफ। ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम आयंस एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेटेज रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल से। उसके बाद हम आते हैं इस क्लोराइड आयंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेलेवरी अमाइलेज इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयंस। सेलेवरी अमाइलेज ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज में। इसको एक एक्टिवेटर चाहिए और इसका एक्टिवेटर है क्लोराइड आयंस। और डियर उसके बाद लिखा गया है एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो अब हम इनहिबिटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंजाइम एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी टेम्पररी और परमानेंटली। तो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी या फिर परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम की एक्टिविटी पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है। देखें यहाँ पे लिखा गया है दे आर सेंसिटिव, दैट इज दे आर वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। सिर्फ पीएच नहीं, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। अब आप इस डायग्राम को देखें, बोथ टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ पे आपको एक्टिव साइट का शेप नॉर्मल नजर आ रहा है। अगर हम हीट टेम्परेचर को बढ़ा दें और पीएच में भी हम अगर चेंज प्रोड्यूस करवा दें तो देखें ये एक्टिव साइट का शेप खराब हो चुका है, डीनेचर्ड हो चुका है। व्हेन एक्टिव साइट लूजेस इट्स शेप इट बिकम्स डीनेचर्ड। तो ये पीएच और हीट का इफेक्ट क्यों होता है एक्टिव साइट पे, अब आप खुद पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोटीन्स इन एंजाइम्स आर यूजुअली ग्लोब्यूलर, राउंड इन शेप. The intra and intermolecular bonds that holds the proteins in their secondary and tertiary structure are disrupted by changes in the temperature as well as pH. तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए ग्लोबुलर शेप के प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम उनके इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात करें जो प्रोटीन्स को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं,
उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं चेंजेस इन पीएच और टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से एक्टिव साइट अपना शेप लूज करता है और डीनेचर हो जाता है। और जो डीएस1 सबसे लास्ट करेक्टर एंजाइम का लिखा गया है, दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एंजाइम का शेप सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। देखें अब ये ग्रीन कलर में आपको एंजाइम का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और ये रिएक्ट कर रहा है अपने सबस्ट्रेट से, जो कि आपको येलो कलर में नजर आ रहा है। जैसे ही एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से मिलता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स कंबाइन विद द सबस्ट्रेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ देगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा प्रोडक्ट में। तो देखें सबस्ट्रेट तो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, मगर एंजाइम चेंज नहीं हुआ, एंजाइम रिमेन अनचेंज बाय द रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट। Hello dear students, welcome back. In this video lecture we will talk about structure of enzyme, and this topic is from your first year biology chapter number 2, enzymes, Sindh textbook. Let's start. As we have discussed that enzymes are three-dimensional globular proteins. enzyme के 3 dimensions होते हैं और ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, राउंडेड इन शेप है। एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विथ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, वो एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते हैं अपनी एक्टिव साइट के थ्रू। सो व्हाट इज एक्टिव साइट? ईच एंजाइम हैज अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। तो हर एंजाइम के पास एक डिम्पल होता है, चार्ज्ड एक स्पेस होता है, जिसको एक्टिव साइट भी कहा जाता है, एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है, और उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है अपने सबस्ट्रेट से, जैसा कि अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो। तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, एक चार्ज्ड डिम्पल है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और एक्टिव साइट को एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है, और इसका शेप हमेशा अपने सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज 2 रीजन्स, एक बाइंडिंग साइट और दूसरा कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट का वो रीजन है जहां पे अमाइनो एसिड्स टेम्पररी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट से। देखिए लिए स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, अब ये सबस्ट्रेट है जिससे इस एंजाइम को रिएक्ट करना है। तो देखें इस एंजाइम के पास एक बाइंडिंग साइट है जो कि एक टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ, और दूसरा कैटालाइटिक साइट है जो इस यहाँ पे इस वाली साइट पे रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। तो एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा रिएक्ट करेगा। तो बाइंडिंग साइट पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यूजुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जो कैटालाइटिक साइट है वो रिएक्ट करेगा। कैटालाइटिक साइट इज द साइट ऑफ एक्टिव साइट वेयर रिएक्शन अकर्स। तो जहां पे बाइंडिंग हो रही है उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट, और जहां पे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे कैटालाइटिक साइट। तो अब ये कैटालाइटिक साइट के बारे में लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड सम अमाइनो एसिड्स जो कि एक्टिव साइट में होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटालाइटिक सेंटर। तो जहां पे टेम्पररी बॉन्ड बनेगा वो होगा बाइंडिंग साइट, और जहां पे रिएक्शन होगा वो होगा कैटालाइटिक साइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल पार्ट को डिफाइन किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में। बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स, while the other enzymes are made up of protein and non-protein part। ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है conjugated enzyme। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स के आप एंजाइम को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दो।
एक सिंपल एंजाइम और दूसरा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे पेपिन और जैसे अमाइलेज। तो इनको नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ को होती है, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी कहते हैं और होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं जिन्हें हम होलो एंजाइम कहते हैं, इनके प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम। इनके प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम और इनके नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर। और कोफैक्टर को मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसका पहला टाइप यहाँ पे लिखा गया है कोएंजाइम, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं। दूसरा मेटल एक्टिवेटर्स और डियर स्टूडेंट्स तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया कोएंजाइम्स में, एक्टिवेटर्स में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। अगर हम कोएंजाइम्स की बात करें तो लिखा गया है ये लूजली अटैच्ड होते हैं एंजाइम के साथ और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लूजली इस वजह से लिखा गया है कि ये टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो थोड़ी देर के लिए ये अटैच होते हैं, फिर एंजाइम से अपने एपो एंजाइम से अलग हो जाते हैं। तो जो कोएंजाइम्स के यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वो विटामिन्स, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड and flavin adenine dinucleotide, all are the examples of coenzyme। और उसके बाद दूसरा लिखा गया है मेटल एक्टिवेटर्स। डियर ये भी लूजली अटैच्ड होते हैं, इट मींस दे फॉर्म टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयंस होते हैं, जैसे फीरस, आयरन, जैसे मैग्नीशियम और जैसे जिंक। और आगे लिखा गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टाइटली अटैच्ड होते हैं एपोएंजाइम के साथ, टाइटली इस वजह से कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मेनली ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और मे बी इनऑर्गेनिक पार्ट, समटाइम ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मगर मेनली ये ऑर्गेनिक होते हैं। के नॉट बी इजिली सेपरेटेड बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के दो पार्ट हो गए, होलो एंजाइम के दो पार्ट हो गए, एक प्रोटीन पार्ट जिसे आप एपो एंजाइम कहोगे और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट आप जिसे कोफैक्टर कहोगे। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया कोएंजाइम्स में, एक्टिवेटर्स में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। और लास्ट में ये स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स ये लिखा गया है द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर आर कॉल्ड एपो एंजाइम। जब आप होलो एंजाइम से कोफैक्टर अलग कर दोगे तो आप उसको क्या कहोगे, एपो एंजाइम। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, क्योंकि वो अपने कोफैक्टर के बगैर काम नहीं कर सकता। इन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कोफैक्टर एंड इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम के दो पार्ट हो जाएंगे। देखें, ये जो पहला एंजाइम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एपो एंजाइम है, ये प्रोटीन पोर्शन है और इनएक्टिव एंजाइम है। इससे एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत है और इसका जो नॉन प्रोटीन हेल्पर है जो कोफैक्टर होता है। यहाँ पे ये कोएंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक्टिवेटर भी हो सकता है। अगर हम इस कोएंजाइम को यहाँ पे एक्टिव साइट पे जोड़ दें तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसको कहेंगे होलो एंजाइम। होल एंजाइम इज एक्टिव। तो यहाँ पे देखें ये एपो एंजाइम है जिसको मैं ए से मार्क कर रहा हूँ, ये उसका कोफैक्टर है जिसे मैं सी से मार्क कर रहा हूँ। तो देखें अब ये अपने इसका एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो अक्सर ये स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कोफैक्टर क्यों जुड़ जाता है एक्टिव साइट से, व्हाट इज द नीड ऑफ कोफैक्टर। जब एपो एंजाइम के एक्टिव साइट से कोफैक्टर जुड़ जाता है तो फिर वो होलो एंजाइम बन जाता है, एक एक्टिव एंजाइम बन जाता है और उसके बाद एक्टिव साइट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Hello dear students, in this video lecture we will talk about mechanism of enzyme action, and this topic is from chapter number 2, first year biology, enzymes.
Sindh text board. A simplified equation of the enzyme equation is as follows. हम mechanism of enzyme action को एक simplified equation पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है. E plus S, ES, EP, E plus P. E stands for enzyme. और जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से मिलता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. फिर एंजाइम का कैटालाइटिक साइट रिएक्शन करता है और सबस्ट्रेट को तब्दील कर देता है प्रोडक्ट में. कुछ देर के लिए प्रोडक्ट एंजाइम के साथ रहता है, इसे कहते हैं ईपी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इस डायग्राम पे डिस्कस करेंगे. This is the diagram showing catalytic cycle of an enzyme. तो सबसे पहले हम इक्वेशन का E लेते हैं. E stands for enzyme. तो देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये एक एंजाइम है और आप इसके एक्टिव साइट को देखें तो ये एम्प्टी है, ये खाली है और यहाँ पे बाइंड करेगा सबस्ट्रेट. तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबस्ट्रेट. तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा. The enzyme interacts with the substrate by binding to its active site to form enzyme substrate complex, in short ES. तो सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा और क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद जो कैटालाइटिक साइट होता है एंजाइम का वो रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में. The reaction then occurs, converting the substrate into products and forming an enzyme product complex. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद बन रहा है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जिसको हम शो करेंगे EP से. हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया था ES से और अब EP देखें इस एंजाइम के साथ स्टिल प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है उसके एक्टिव साइट के साथ. उसको कन्वर्ट तो कर दिया गया है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, बट द प्रोडक्ट इज स्टिल अटैच्ड विद द एक्टिव साइट. अब डियर स्टूडेंट्स आखिरी स्टेप में प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट देन लीव द एक्टिव साइट. तो देखें प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, P अलग हो गया और E अलग हो गया. तो यहाँ पे देखें आप EP एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से जब प्रोडक्ट को एंजाइम से रिलीज कर दिया जाएगा तो फिर E जो है एंजाइम वो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट उससे अलग हो जाएगा. तो ये एक शॉर्ट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन और उसको हमने एक्सप्लेन किया एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन पे. अब डियर स्टूडेंट्स ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसके दो मॉडल्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल. तो जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा वो होगा लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. Hello dear students, in this video lecture we will talk about lock and key model of enzyme action. This topic is from chapter number 2, first year biology, enzymes, Sindh text board. तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया. इट वाज proposed by Emil Fischer in the year 1898. ये पिक्चर एमिल फिशर का है जो कि जाने जाते हैं एक एंजाइम के मॉडल की हवाले से जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज एमिल फिशर who proposed lock and key mechanism of enzyme action. अब देखते हैं कि इस मॉडल में क्या कहा गया है. Dear students, according to this model, a particular enzyme acts on a particular substrate, like a particular lock can be unlocked by a particular key. तो इस मॉडल में डियर स्टूडेंट्स एंजाइम के एक्टिव साइट को लॉक कहा गया है और सबस्ट्रेट को की कहा गया है.
डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम के एक्टिव साइट को लॉग कहा गया है और सबस्ट्रेट को की कहा गया है। जैसे एक की का शेप अपने लॉग से मिलता है, इसी तरह इस मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट का शेप अपने एंजाइम से मिलता है। और जब हम की को लॉग से फिट करते हैं तो क्या बनता है? लॉग की कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम्स एक्टिव साइट जिसे लॉग कहा गया है एंड सबस्ट्रेट जिसे की कहा गया है, दे इनिशिएट अ रिएक्शन टू फॉर्म ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक जो शेप होता है की का, जैसे वो लॉग से मिलता है, इसी तरह सबस्ट्रेट का शेप एंजाइम के एक्टिव साइट से मिलता है। द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट की allows it to fit perfectly into the active site log of the enzyme where enzymatic reaction or catalysis will take place। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो स्टैटिक भी होता है और रिजिड भी होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट फिट होता है तो वो किस तरह फिट होता है? अ सबस्ट्रेट फिट्स a particular active site like a key fits into a particular log। और जैसा कि मैंने कहा कि इस मॉडल में एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसे रिजिड कहा गया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। So dear students, this model suggests that active site has a rigid structure which only binds to exact specific substrate। तो इससे ये पता चलता है कि इस मॉडल में जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो रिजिड होता है और उसी सबस्ट्रेट से कंबाइन होगा जो 100% उसके शेप से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेजूंगा वो होगा इंड्यूस फिट मॉडल पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट। Hello dear students, in this video lecture we will discuss about induced fit model of enzyme action। This topic is from your first year biology book chapter number 2 enzymes synth text board। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन किसने प्रपोज किया। Koshland in the year 1959 proposed induced fit model of enzyme action। Koshland, Daniel Edward Koshland, he is known for induced fit model of enzyme action। induced fit model के मुताबिक जो कि कोशलैंड ने दिया, when a substrate combines with an enzyme, जब कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है, it induces a change in enzyme structure। वो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए अपना शेप चेंज कर दे। दिस चेंज enables the enzymes to perform catalytic activity more efficiently। इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, 1959 में डेनियल कोशलैंड ने ये जो मॉडल दिया इंड्यूस फिट मॉडल, वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की मॉडल का, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड होता है, उसमें चेंज नहीं आता, मगर इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होता है और उसमें टेम्पररी चेंज आता है। इन दिस मॉडल the enzyme's active site changes its shape temporary on substrate binding, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो अपना थोड़ा शेप इस वजह से चेंज करता है ताकि उसमें सबस्ट्रेट आसानी से बाइंड हो सके और रिएक्शन मोर एफिशिएंटली हो सके। द एक्टिव साइट फॉर्म्स अ शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर द सबस्ट्रेट हैज बीन बाउंड। तो देखें, तब तक शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा जब तक सबस्ट्रेट अपनी एंजाइम से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तो ये इंड्यूस करेगा एक्टिव साइट को, एंजाइम की एक्टिव साइट को, वो थोड़े टाइम के लिए अपना शेप
चेंज कर दे। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेस टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट उसमें मुकम्मल फिट हो सके। और जब प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाएगा, द एंजाइम विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, एंजाइम अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे आपको एक एंजाइम का एक्टिव साइट नजर आ रहा है और ये सबस्ट्रेट आपको ऐसा लग रहा है बाइंड तो होगा मगर इसमें मुकम्मल फिट नहीं होगा, मगर मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये जैसे ही सबस्ट्रेट, डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होगा तो ये इंड्यूस करेगा एक्टिव साइट को ताकि वो अपना शेप चेंज कर दे। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस एंजाइम को देखें, इसकी एक्टिव साइट को देखें। इसकी एक्टिव साइट को आप देखें, इसने थोड़ा शेप चेंज कर लिया है। शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेस, और ये तभी चेंज होगा जब सबस्ट्रेट इससे बाइंड होगा। बाइंड होकर उसके एक्टिव साइट को थोड़े टाइम के लिए चेंज कर देगा ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। देखें ये स्टूडेंट्स, अब सबस्ट्रेट उसमें फिट हो गया। अब ये रिएक्शन एफिशिएंटली होगा और जब एंजाइम अपना प्रोडक्ट रिलीज कर देगा तो एंजाइम अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा। देखें ये रिएक्शन का के बाद का एक्टिव साइट है, ये पहले का एक्टिव साइट है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में एक्टिव साइट का शेप सेम है। ड्यूरिंग रिएक्शन थोड़ा जो है शेप वो चेंज हुआ है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। Dear students, according to induced fit model, the enzyme's active site is not completely rigid, जो कि हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल में। इस मॉडल के मुताबिक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। It means according to induced fit model, the enzyme's active site is flexible, changes shape slightly, creating an ideal fit for catalysis, जिसकी वजह से इसको induced fit model कहा जाता है। Dear students, कोशलेन ने लिंक किया इस मॉडल को हैंड इन ग्लव मॉडल। कोशलेन linked this model to hand in glove model. A glove only fits perfectly with and takes the shape of the hand after the hand completely slips into the glove. देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम अपने फिंगर्स स्लिप करते हैं ग्लव के अंदर तो ग्लव अपना शेप चेंज करता है ताकि वो हमारे हैंड पे फिट हो सके। इट इज लाइक द एंजाइम ग्लव, एंजाइम को ग्लव कहा गया है, which only fits perfectly to the substrate, उसको हैंड कहा गया है, after the substrate binds to the enzyme. Dear students, the insertion of the hand causes change in the shape of the glove. Similarly, the insertion of substrate causes a change in the shape of active site of enzyme. तो देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम अपनी फिंगर स्लिप करते हैं ग्लव के अंदर तो ग्लव अपना शेप चेंज करता है और इस मॉडल के मुताबिक जैसे ही सबस्ट्रेट इंसर्ट होगा एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट टेम्पररी अपना शेप चेंज कर देगा। तो ये है कोशलेन का इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको एक और नाम दिया गया है हैंड इन ग्लव मॉडल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट। Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about energy of activation. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes synth text board. सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज किया गया है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्टिव कैटालाइसिस करते हैं और ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम्स यूज नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, वो रिएक्शन इतना फास्ट क्यों नहीं होता बल्कि वो स्लो हो जाता है। तो इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होगा और अगर हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो अब आप पूछोगे व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है और इस ग्राफ में यहाँ पे आपको रिएक्टेंट नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है रिएक्टेंट हैज इट्स ओन एनर्जी, मगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं
कि उस एनर्जी से ये खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो अगर हमें इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना मैं ग्राफ बना रहा हूं इसको कहते हैं ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। In order to transform reactants into products, extra energy is supplied from the surrounding. अगर हमें प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्टेंट को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ activation energy, energy of activation. Activation energy is defined as minimum amount of extra energy, dear students, extra energy required by the reactant molecule to get converted into product. तो ये जो हम रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उससे कुछ ज्यादा एनर्जी हमें सिस्टम से सप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखें ये जो हमने ज्यादा एनर्जी दे दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास ये एक एनर्जी बैरियर आ गया और इसको ओवरकम करना है रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट मस्ट ओवरकम द एनर्जी बैरियर टू गेट टू द अदर साइड। अब इस रिएक्टेंट को दूसरी साइड पे आना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए, जो कि हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखें। यहाँ पे इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट माउंटेन की दूसरी तरफ फेंकना है, तो अब ये पहले अप हिल जाएगा, एनर्जी यूज करेगा, पुश करेगा टॉप तक इसको एनर्जी चाहिए। इस पुश को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। थिंक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज द बैरियर रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। अब देखें यहां से यहां तक टॉप तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी का बैरियर रिक्वायर्ड है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो मोस्ट रिएक्शंस रिक्वायर्स अ पुश टू गेट देम स्टार्टेड। पुश इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पुश चाहिए, उस पुश को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हम इसको एक ग्राफ पे क्लियर करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को गौर से देखें। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट नजर आ रहे होंगे। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो अब देखें इन रिएक्टेंट के पास तो एनर्जी है, मगर हमें इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अब आपको इस ग्राफ में एक रेड लाइन नजर आ रहा है, नीचे ब्लू लाइन नजर आ रहा है। तो ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रहा है, अ रिएक्शन दैट इज नॉट कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। तो ये डियर स्टूडेंट्स रेड में जो आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो देखें इसमें हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मगर आप सामने देखें विथ एंजाइम, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो रहा है। तो देखें जो ब्लू लाइन में शो किया गया है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन ब्लू में, तो देखें यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम दिखाई देगी। तो देखें यहाँ पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज हो रहा है। तो ग्रेटर अमाउंट हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देना पड़ेगा जब भी एंजाइम यूज नहीं होगा, और जब भी एंजाइम यूज होगा कैटलाइज्ड रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाएगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, उसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ, ये रिएक्शन स्लो भी होगा और इसमें ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का इनपुट देना पड़ेगा। मगर हम इसको अगर कंपेयर करें कैटलाइज्ड रिएक्शन से, तो डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ें कैटलाइज्ड रिएक्शन लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये बैरियर छोटा हो गया,
तो अब प्रोडक्ट जो है वो कम एनर्जी में बनेगा। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो हम रिएक्टेंट को देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह रहे हैं। तो जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बैरियर कम हो जाएगा और वो कुछ कम एनर्जी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। The reaction rate of catalyzed reaction is faster than the reaction of uncatalyzed reaction। तो जो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट हम यूज नहीं करेंगे वो स्लो भी होगा और टाइम भी ज्यादा लेगा, मगर जब हम एंजाइम यूज करेंगे विथ एंजाइम्स तो वो फास्ट भी होगा और टाइम भी कम लेगा। हम इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। बट हाउ एग्जैक्टली डू एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन? एंजाइम क्या करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है और रिएक्टेंट्स आपस में करेक्ट वे में मिलकर प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना लेते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ रिएक्शन टू हैपन द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव टू कोलाइड जस्ट इन अ राइट वे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के राइट वे में कोलाइड होंगे तो हमें ये प्रोडक्ट दे देंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इनको राइट वे में कोलाइड करना है, उसमें हेल्प करते हैं एंजाइम्स। Enzymes help by putting substrate in the right position to react। जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे तो एंजाइम इनको राइटली करेक्टली एक दूसरे से रिएक्ट करवाएगा और इनका कोलियन बेहतर हो जाएगा, और जब कोलियन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट हमें जल्दी मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स bring reactants together, they collide in a right way and convert it into product। अगर हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो इनका कोलियन बेटर वे में यूज नहीं होगा, तो उसमें रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा और हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे अनकेटलाइज्ड रिएक्शन में हम कह रहे हैं। मगर जब भी हम एंजाइम यूज करते हैं तो वो रिएक्टेंट्स का एंजाइम कोलियन करेक्ट करवाता है और वो इजीली राइट वे में कोलाइड करेंगे और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं एंजाइम्स स्पीड अप chemical reaction by lowering the energy of activation। Thank you dear students, wishing you all of the best। Hello dear students, in this video lecture we will talk about factors affecting activity of enzymes। This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes synth text board। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे पहली लाइन में लिखा गया है द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मींस द क्वांटिटी ऑफ अ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम 1 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, आप इस एनिमेशन को देखें तो एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए जो यूनिट टाइम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को चेंज कर देता है प्रोडक्ट में। उसके आगे लिखा गया है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर सेकेंड द ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी। तो जितने प्रोडक्ट पर सेकेंड ज्यादा एंजाइम देगा तो उसकी एक्टिविटी और बढ़ती चली जाएगी, मगर कुछ फैक्टर्स उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एटसेट्रा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम? द केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, that is the higher number of substrate molecule reach to the enzyme, higher will be the chances of reaction। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया गया है। देखिए एंजाइम और
सबस्ट्रेट का जितना कोलियन ज्यादा होगा उतना रिएक्शन रेट ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा। तो एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स को जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी ज्यादा कोलियन होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी। Molecules start to gain kinetic energy as the temperature increases. कोलियन बढ़ेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे एंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा। और अगर आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दोगे तो एंजाइम अपना शेप लूज करेगा और डीनेचर हो जाएगा। तो इस एनिमेशन में हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से ज्यादा कोलियन करेगा और ज्यादा प्रोडक्ट देगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। उससे आगे अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एक्टिव साइट का शेप लूज होगा, इसको कहते हैं डीनेचरेशन। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इट इज एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, तो जब हम 10 बढ़ा देंगे 20 कर देंगे तो देखें रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा हो गया, डबल हो गया। तो याद रखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। Enzymes are also sensitive to temperature due to proteinaceous composition। तभी तो हमने कहा कि अगर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसका एक्टिव साइट अपना शेप लूज करेगा। तो अब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ आते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? द टेम्परेचर वेयर एंजाइम्स वर्क मैक्सिमली और द रेट ऑफ एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर की रेंज जिस पे एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करता है, सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिक्रीजेस। तो देखें अगर हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन एंजाइम्स का। यहाँ पे लिखा गया ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स इज क्लोज टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करेंगे। तो शुरू से अगर हम देखें 10 डिग्री सेल्सियस फिर 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखा गया है हीट एनर्जी काजेज मोर कोलियन between enzyme and substrate and the activity of enzyme increases। तो 37 पे बेस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी। और अगर हमने इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया तो एंजाइम का एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर सो द रेट फॉल्स रैपिडली। तो देखें ये लाइन नीचे आ रहा है 37 के ऊपर, तो ये एक्टिविटी में डिक्रीज आ रहा है। तो डीनेचरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? Denaturation occurs when an enzyme's active site changes shape so it no longer has complementary shape to its specific substrate molecule। तो denaturation ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें एंजाइम का एक्टिव साइट अपना शेप लूज कर देता है, चेंज कर देता है और सबस्ट्रेट से फिट नहीं होता। तो ह्यूमन एंजाइम्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अबाउट 37 degree Celsius and all are completely denatured at 100 degree centigrade। तो सारे ह्यूमन एंजाइम्स 100 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर हो जाएंगे, कंप्लीटली डीनेचर हो जाएंगे। Where at minimum temperature that is 0 degree Celsius activity is reduced to minimum but the enzymes are not destroyed। अगर हम टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, कोलियन नहीं होगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। मगर लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके आगे लिखा गया है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, एक हॉट वाटर बॉडीज होते हैं जहां पे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस भी होता है। Some bacteria which survive in hot springs are called thermophilic bacteria, hyperthermophilic bacteria, because they have optimum temperature of
70 degree Celsius or even higher. So this is the picture showing a hot spring. ये एक hot spring आपको नजर आ रहा है, एक ऐसी वाटर बॉडी जहां से पानी उबल कर बाहर आ रहा है। तो देखें जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर जियोथर्मल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से काफी वाटर बॉडीज हार्ड हो जाते हैं, उनको हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय हॉट स्प्रिंग्स? हॉट स्प्रिंग्स आर डिफाइंड एज naturally occurring springs of water that is warmed by the heat within the earth. इसको जियोथर्मल हीट कहते हैं, और उस हीट के बढ़ जाने की वजह से ये पानी उबलना शुरू कर देता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो अब आप इस ग्राफ को देखें तो पहले यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखा गया है 37 डिग्री सेल्सियस। Optimal temperature for human enzymes is around 37 degree Celsius। मगर बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स ऑफ थर्मोफिलिक हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया इज अराउंड 77 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होता है एंजाइम्स के लिए, और वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें कहते हैं हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज थोड़ा ज्यादा होता है। दैट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Hello my dear students, in this video lecture we will talk about effect of pH on activity of enzymes. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes, synth text board. Dear students, पहली लाइन में लिखा गया है the activity of enzyme varies considerably with the pH। अगर हम pH को चेंज करेंगे तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले pH का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। pH stands for potential of hydrogen and pH is the measure of acidity and alkalinity of solution। तो pH से हम मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को। डियर स्टूडेंट्स, आपने pH स्केल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें आपने पढ़ा होगा एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन से। सो एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन देन द हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH। जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके एसिड्स कहा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है जिसमें मोर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, किससे? OH से, यानी हाइड्रो ऑक्साइड से। अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, तो देखिए उसमें हाइड्रोजन कम होंगे लेकिन OH आयंस ज्यादा होंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन मोर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH देन द हाइड्रोजन आयंस। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, दे कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ आयंस। आप इस डायग्राम को देखें डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक सॉल्यूशन दे कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन द OH आयंस। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, दे कंटेन लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बट मोर OH हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद लिखा गया है देयर इज जनरली अ मार्क्ड ऑप्टिमम pH फॉर ईच एंजाइम। जैसे हर एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी तरह हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम pH होता है, जहां पे एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ईच एंजाइम हैज वेरी नैरो रेंज और इट वर्क्स एज इट्स ऑप्टिमम pH इज। तो जितना उसको हम ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करेंगे उतना एंजाइम इफेक्टिवली काम करेगा। The pH has marked effect on the charges of amino acids. Dear students, एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी होते हैं। अगर हम pH को चेंज कर देंगे तो फिर अमीनो एसिड के चार्जेस भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एंजाइम का टर्शरी या
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, तो एंजाइम अपना टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लूज कर देगा और उसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो डीनेचर हो जाएगा। और उसके बाद लिखा गया लिटिल चेंजेस इन पीएच कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम पीएच का थोड़ा भी चेंज कर देते हैं तो अमाइनो एसिड आयोनाइज हो जाएंगे और वो जो एंजाइम है जिसके अमाइनो एसिड आयोनाइज हो जाते हैं, इट बिकम इनएक्टिव टेम्पररी। तो अब देखें आयोनाइजेशन, changes in pH can make and break intra and intermolecular bond changing the shape of enzyme। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम में अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप होते हैं, तो वो दूसरे अमाइनो एसिड से सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयंस बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिससे एंजाइम का शेप चेंज होता है। 7 out of 20 amino acids contain radially ionizable side chains। तो अमीनो एसिड्स के पास साइड चेन्स होते हैं जिन्हें हम आर ग्रुप कहते हैं। तो 20 में से 7 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो आर ग्रुप होता है वो आयोनाइज हो जाता है। दिस मीन्स दैट एट स्पेसिफिक pH values each side chain can participate in acid base reaction in which it can exchange hydrogen atoms with the other biomolecules। तो जो अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप होते हैं तो वो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सचेंज कर देते हैं जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप खराब हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग द पीएच विल अफेक्ट द चार्जेस ऑन अमीनो एसिड। जैसा कि हमने पढ़ा, अमीनो एसिड्स के चार्जेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो फिर अपने दूसरे अमीनो एसिड्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में डीनेचरेशन लिखा गया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो नॉर्मल है और यहाँ पे वो डीनेचर हो चुका है, तो इसमें पीएच का भी इफेक्ट हो सकता है और हीट का भी। When the shape of an active site changes as a result of bonds within the enzymes are breaking, this can be caused by extreme temperature or extreme changes in the pH। तो दोनों का इफेक्ट होता है pH और टेम्परेचर का एक्टिव साइट के डीनेचर करने में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ऑप्टिमम pH वैल्यूज दिए गए हैं एंजाइम्स के। सबसे पहले ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में लिखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स वर्क इन द रेंज ऑफ 7 to 8 pH, मगर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। with few exceptions like gastric enzyme secreted by some cells of the stomach, that is pepsin। पेप्सिन प्रोडियोलाइटिक एंजाइम है, हमारे स्टमक में काम करता है। पेप्सिन वर्क्स एट हाईली एसिडिक कंडीशंस, दैट इज इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम पीएच होगा पेप्सिन का 1.4, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा 1.4 पे पेप्सिन। बट इट कैन आल्सो वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। और उसके बाद लिखा गया है ऑन द अदर हैंड अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, इज रिलीज फ्रॉम पेनक्रियास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वर्क हाईली एट अल्कलाइन पीएच 8.5। तो ये है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करेगा 8.5 पीएच पे बेसिक सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहां पे वो अपना बेस्ट काम करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर हम पीएच को चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज हो जाती है, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Hello dear students, in this video lecture we will talk about effect of concentration of enzymes. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzyme synth text board. Let's start enzyme concentration. The enzyme activity depends upon the availability of substrate and enzyme molecule. enzyme की activity डिपेंड करती है सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल पे।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनिशियल स्टेट पे सबस्ट्रेट ज्यादा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट्स बना रहा हूँ, और आपके पास एंजाइम्स कम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 सबस्ट्रेट है और आपके पास सिर्फ एक एंजाइम है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोग्रेस बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और एक जगह पे रुक जाएगा। अब ये ऐसे बढ़ेगा कि जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोग्रेस बढ़ेगा। मगर एक जगह पे आके ये लाइन फ्लैट हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। लेट्स सी वो क्यों स्टॉप होगा। अब आप इस ग्राफ को गौर से देखिएगा। The higher the enzyme concentration, the more enzyme there are to form more enzyme substrate complexes, leading to an increase in enzyme activity. देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ सबस्ट्रेट नजर आएंगे ग्राफ पे। दिस इज सबस्ट्रेट 1, दिस इज सबस्ट्रेट 2, दिस इज सबस्ट्रेट 3, दिस इज सबस्ट्रेट 4 एंड दिस वन इज सबस्ट्रेट 5। अब आपके पास 5 सबस्ट्रेट आ गए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज सबस्ट्रेट 1, this one is substrate 2, this one is substrate 3, this one is substrate 4 and this one is substrate 5 और आपके पास एंजाइम नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, स्लोली स्लोली जब आप एंजाइम बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देखिए हमने पहला एंजाइम यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखा गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से देखें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है। अब हमने दूसरा एंजाइम ऐड कर दिया, अब इसने इससे रिएक्ट किया तो देखें ग्राफ और ऊपर आ गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। हमने तीसरा एंजाइम ऐड कर दिया तो देखें प्रोग्रेस और बढ़ गया। हमने चौथा एंजाइम ऐड कर दिया, यहां तक प्रोग्रेस बढ़ गया। हमने पांचवा एंजाइम भी ऐड कर दिया तो देखें यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो लिखा गया दिस हैपेंस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ये पॉइंट मैं बना चुका हूं। अब यहां से आगे देखिए लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गया, सीधा हो गया। एंजाइम एक्टिविटी देन लेवल्स ऑफ, इसको कहते हैं प्लेटू। ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा एंजाइम्स ऐड करोगे, आपके पास तो सबस्ट्रेट है नहीं, तो यहाँ पे प्लेटू अ लार्ज फ्लैट एरिया, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये लार्ज फ्लैट एरिया आ गया। नॉट इनफ सबस्ट्रेट टू रिएक्ट विद द एंजाइम, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। एज देयर आर नॉट इनफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद एक्स्ट्रा एंजाइम्स, तो जब आपके पास सबस्ट्रेट ज्यादा थे और एंजाइम्स कम थे तो आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू किया और स्लोली स्लोली ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उस पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ लिखा गया प्लेटू, जो एक लार्ज सरफेस फ्लैट एरिया आ गया। उसके आगे आप कितने भी एंजाइम ऐड करोगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा सबस्ट्रेट नहीं है। तो दैट वाज अ शॉर्ट लेक्चर अबाउट द इफेक्ट ऑफ concentration of enzymes. Thank you dear students. Hello dear students. In this video lecture we will talk about what is effect of substrate concentration on activity of enzymes. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes, synth text board. Dear students, substrate concentration की पहली लाइन में लिखा गया है the rate of reaction increases with an increase in the concentration of substrate in a condition where the enzyme concentration remain constant. अब आपके पास एक मीडियम में, एक सेल में कांस्टेंट नंबर है एंजाइम्स का, और आप स्लोली उस मीडियम में, उस सेल में, उस सॉल्यूशन में सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक सारे के सारे एंजाइम सैचुरेटेड नहीं हो जाते। इसको हम इस ग्राफ पे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है उस पर डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। दिस इज द ग्राफ शोइंग व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जैसा लिखा गया था कि आपको एक मीडियम में कांस्टेंट नंबर एंजाइम्स का अवेलेबल है। देखें एंजाइम 1, एंजाइम 2,
एंजाइम 3, एंजाइम 4। फॉर एग्जांपल आपको एक मीडियम में, एक सॉल्यूशन में, एक सेल में 4 एंजाइम्स अवेलेबल हैं और ये नंबर आपके पास कांस्टेंट है। अब आप क्या करोगे, स्लोली सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे। आपने पहला सबस्ट्रेट बढ़ा लिया तो इसने एंजाइम से रिएक्ट किया, तो डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। आपने दूसरा सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, इसने दूसरे एंजाइम से रिएक्ट किया, अब यहां तक डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वैसे ही इंक्रीज होगा एंजाइम का एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। उसके बाद अभी तक आपके पास 2 एंजाइम्स और अवेलेबल है, तो आप अभी मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दोगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ेगा। आपने तीसरा सबस्ट्रेट दे दिया, आपने चौथा सबस्ट्रेट भी दे दिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब सारे एंजाइम्स सेचुरेटेड हो चुके हैं, तो यहां पे आ जाएगा एक्स सेक्शन, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। उससे आगे देखें ये लाइन फ्लैट हो गया, अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। डियर स्टूडेंट्स अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। एट ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सारे के सारे एंजाइम सेचुरेटेड हो गए, ऑल द एक्टिव साइट्स आर फुल सेचुरेटेड एंड आर वर्किंग एट मैक्सिमम एक्टिविटी, तो अब इससे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। अब आपने एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, आपने एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, मगर इसके लिए एंजाइम्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। Any increase after optimum level will have no effect on the reaction rate because you don't have extra enzymes in this medium. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो X सेक्शन है, X indicates rate approaches to maximum, उससे आगे ये एरिया फ्लैट हो जाएगा। इट मीन्स देयर विल बी नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, जब आपके पास सबस्ट्रेट बढ़ जाएंगे और एंजाइम आपके पास कम हो जाएंगे। एनी इंक्रीज आफ्टर ऑप्टिमम लेवल विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन सेंटर। अब आपने 2 ये सबस्ट्रेट ज्यादा डाल दिए उस सेल में, उस मीडियम में, उस सॉल्यूशन में, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? दिस इज ड्यू टू 2 रीजंस। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम्स। आप देखें सबस्ट्रेट ज्यादा है और एंजाइम्स कम है। एक और रीजन भी हो सकता है, अक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दीज एंड प्रोडक्ट्स एक्ट एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक एंड प्रोडक्ट है जिसको मैं पी से शो कर रहा हूं, तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करते हैं। देखें ये एक एंजाइम का यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं एलोस्टेरिक साइट है, द साइट देन अदर देन एक्टिव साइट। तो ये यहां से एंड प्रोडक्ट आएगा और इस जगह पे एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर, जो कि एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होगा। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिव साइट का शेप खराब कर देगा। हियर यू सी देयर विल बी alteration in the shape of active site and the substrate is not able to fit into the active site of an enzyme. तो जब हम सबस्ट्रेट बढ़ा लेंगे एंजाइम से तो भी रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाएगा, और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव या एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स का काम करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about enzyme inhibition, and this topic is from your first year biology book chapter number 2 enzymes, synth text board. So let's discuss enzyme inhibition. Sometimes enzymes does not work properly or system want to decrease this enzyme activity because the products are no more required for this condition. कभी कभी हमारे सेल्स में कोई प्रोडक्ट नीड से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और सिस्टम को उसकी नीड नहीं होती, तो कुछ देर के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। जब एंजाइम को अपने काम से रोक दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए,
इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं उन्हें एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है। An enzyme inhibitor is a molecule that binds to enzymes and decrease their activity. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम से बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें S रिप्रेजेंट करेगा सबस्ट्रेट को और I रिप्रेजेंट करेगा इनहिबिटर को। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन हुआ है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वी विल गेट प्रोडक्ट। अगर एंजाइम से सबस्ट्रेट मिलेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मगर यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे आ गया। तो जब एंजाइम से इनहिबिटर मिलेगा तो हमें मिलेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड वी विल गेट नो प्रोडक्ट। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीनों में इनहिबिटर्स काम करेंगे। Substances which decrease the activity of an enzyme are called inhibitors. तो ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। द इनहिबिटर्स में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद द एंजाइम और दे में रिएक्ट विद द एक्टिवेटर्स। या तो फिर वो डायरेक्ट एंजाइम से अटैच हो जाएंगे या फिर वो रिएक्ट करेंगे एक्टिवेटर्स से, and activators does not remain available to the enzymes for activation, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। वही डायग्राम डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे शो किया, जब एंजाइम से सबस्ट्रेट मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा बनेगा, और जब एंजाइम से इनहिबिटर मिलेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर्स बाय द मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जिनका शेप सबस्ट्रेट से भी मिलता है और एक्टिव साइट से भी मिलता है, और यहाँ पे लिखा गया है दे बाइंड टू द एक्टिव साइट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एंजाइम नजर आएगा और ये है उसका नॉर्मल सबस्ट्रेट जो कि एक्टिव साइट पे फिट होगा, और इससे कॉम्पीट कर रहा है इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखें दोनों का शेप मिल रहा है, ना सिर्फ अपने आप से बल्कि एक्टिव साइट से। अब ये दोनों कॉम्पीट करेंगे एक्टिव साइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट, अगर कॉम्पिटिशन जीत जाता है सबस्ट्रेट तो हमें मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इफ द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट वी विल हैव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तब क्या होगा जब ये कंपटीशन जीत जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंड समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नाउ वी विल हैव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें मिलेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। आपने देखा कि इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया और अब हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पे इस एनिमेशन पे, यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर इनहिबिटर आ रहा है तो फिर सबस्ट्रेट को चांस नहीं मिलेगा, वो एक्टिव साइट में एंटर नहीं हो सकेगा। आपको इस एनिमेशन में एक कंपटीशन नजर आ रही है। देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट एंड समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय द इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर जीत जाता है तो फिर सबस्ट्रेट को चांस नहीं मिलता, और अगर सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाता है एक्टिव साइट से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कॉम्पीट करते हैं एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट से अटैच हो जाते हैं, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और हमें कुछ देर के लिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दिया गया है, पेनिसिलिन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हिच ब्लॉक द एक्टिव साइट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंस्ट्रक्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पेनिसिलिन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, पेनिसिलिन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंड इनहिबिट्स एन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टिडेज दैट कैटालाइज द लास्ट स्टेप इन बैक्टीरियल सेल वॉल बायोसिंथेसिस।
जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाते हैं तो उसके लास्ट स्टेप को कैटालाइज करता है ट्रांसपेप्टिडेज और पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा इस एंजाइम को ब्लॉक करके। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमने पढ़ा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का शेप एक्टिव साइट से भी मिलता है और नॉर्मल सबस्ट्रेट से भी मिलता है। एंड हाउ डू दे इनहिबिट द एक्टिविटी? बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और उनका जो शेप है एक्टिव साइट से नहीं मिलता। डियर स्टूडेंट्स, non-competitive inhibitors. The non-competitive inhibition is a type of inhibition when a molecule binds with the enzyme at any site except the active site. यहाँ पे substrate और जो inhibitor हैं वो आपस में resemble नहीं करते, तो जो inhibitor होगा वो active site पे नहीं बल्कि एक दूसरी जगह पे अटैच हो जाएगा जिसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। These molecules are non-competitive inhibitors क्योंकि वो एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करते। These binding site which are away from the active site are called allosteric site। तो ये एक दूसरी जगह पे अटैच हो जाएंगे, उसको कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम है, ये उसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है और ये जो इनहिबिटर है इसका शेप एक्टिव साइट से नहीं मिल रहा। Non-competitive inhibitors do not resemble with the shape of substrate as well as active site does not resemble substrate and active site। तो ये एक्टिव साइट से तो नहीं अटैच होंगे, तो फिर कहाँ पे अटैच होंगे डियर स्टूडेंट्स? ये होंगे एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो साइट है ये एलोस्टेरिक साइट है, द साइट अदर देन एक्टिव साइट यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे अटैच हुआ है? एलोस्टेरिक साइट पे, और इसने शेप को अल्टर कर दिया है, यहाँ पे एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो चुका है। The binding of inhibitor to the allosteric site causes a conformational change to the enzyme's active site। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो गया। The shape of the active site is alter। अब क्या होगा कि ये जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये इजीली फिट नहीं होगा एक्टिव साइट पे। तो देखें अब ये जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे फिट नहीं हो रहा क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने पहले खुद को अटैच किया एलोस्टेरिक साइट पे, फिर इसने फोर्स एक्सर्ट किया और उस फोर्स की वजह से एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो गया। तो इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया गया, एक इनहिबिटर ने रोका जिसको हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एंड दे डू नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट, instead they bind with the allosteric site, exert force and changes the shape of the active site so that the substrate is not able to completely fit into the active site। तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। as a result of this change the substrate cannot bind properly to the active site, इसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब आप एक एनिमेशन देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो गया। अब देखिएगा एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट एंड नाउ द सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू फिट इनटू द एक्टिव साइट। इसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि एक दूसरी जगह एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देते हैं और फिर नॉर्मल सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाता। इसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को इट इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन and it takes place when enzyme inhibitor binds to the enzyme substrate complex। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो इनहिबिटर है वो ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है। अब देखें यहाँ पे ये जो एंजाइम है उसके साथ जुड़ा हुआ है सबस्ट्रेट, तो इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इनहिबिटर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी अटैच हो गया। ये इस वजह से अटैच हुआ है ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर सके। देखें डियर स्टूडेंट्स, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू एंजाइम फ्रॉम रिएक्टिंग विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अब हमें मिल गया ESI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट
इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स क्यों बना? ताकि ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को रिएक्ट ना कर सके और उसको प्रोडक्ट में चेंज ना कर सके। इसे कहते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और ऐसे इनहिबिटर को कहा जाता है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट। Hello dear students, in this video lecture we will talk about feedback inhibition. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे feedback inhibition. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes syntax board. Feedback inhibition is also called end product inhibition. Feedback inhibition को end product inhibition भी कहा जाता है. The activity of almost every enzyme in a cell is regulated by feedback inhibition. हर सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और हर एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है फीडबैक इनहिबिशन में। कभी कभी कोई एंड प्रोडक्ट नीड से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वही एंड प्रोडक्ट उसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन. So it is a type of biological control mechanism where the activity of an enzyme is inhibited by its own product. जो प्रोडक्ट एंजाइम से बन रहा है वही उसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। इसे कहेंगे हम फीडबैक इनहिबिशन. लेट्स टेक एग्जांपल. फीडबैक इनहिबिशन इज एन एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. देखें किस तरह, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, अब इस पे एक्ट करेगा एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट ए में, और इस पे एक्ट करेगा इंटरमीडिएट ए पे एंजाइम 2 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट बी में। अब इंटरमीडिएट बी पे एक्ट करेगा एंजाइम 3 और इसको कन्वर्ट कर देगा एंड प्रोडक्ट में। अब हमें एंड प्रोडक्ट मिल गया। अब अगर ये एंड प्रोडक्ट अपनी नीड से ज्यादा बनना शुरू होगा तो फिर क्या होगा कि यही एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एक्टिविटी को रोक देगा। ये फीडबैक करेगा, टर्न बैक करेगा, इनहिबिशन में चला जाएगा। इस इनहिबिशन को कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। अब ये एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा और एंजाइम 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा, इसकी एक्टिव साइट का शेप खराब कर देगा। It will alter the shape of the active site of enzyme 1. और जब मेटाबॉलिक पाथवे का पहला स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स ब्लॉक हो जाएंगे। देखें इस डायग्राम पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन है, इट इज अनदर नेम फॉर एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. अब देखें यहाँ पे, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, हमें इनिशियल सबस्ट्रेट है, इस पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर रहा है इंटरमीडिएट ए में। अब इंटरमीडिएट ए पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 2 और उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटरमीडिएट बी में। अब इंटरमीडिएट बी पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 3 और उसको कन्वर्ट कर रहा है एंड प्रोडक्ट में। अब अगर ये एंड प्रोडक्ट नीड से ज्यादा बनना शुरू होगा तो ये फीडबैक करेगा, टर्न बैक करेगा और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा। When more of the end product is made than the cell needs, the feedback inhibition occurs. और अब क्या होगा कि ये जो एंड प्रोडक्ट है ये टर्न बैक करेगा और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करेगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करेगा। और देखिए एक्टिव साइट का शेप इसने अल्टर कर दिया। अब ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम 1 की एक्टिव साइट से जुड़ नहीं सकेगा और यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। इसे कहेंगे मेटाबॉलिक ब्लॉक। एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं फीडबैक इनहिबिशन का। प्लांट्स में और बैक्टीरिया में एक अमाइनो एसिड बनता है आइसोलिसाइन, और ये बनता है एक दूसरे अमाइनो एसिड थ्रियोनाइन से, और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आइसोलिसाइन मेटाबॉलिक पाथवे।
ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है हमारे पास वो एक अमीनो एसिड है थ्रियोनाइन। अब इससे बन रहा है आइसोलिसाइन 5 स्टेप्स में। क्या होगा कि इस थ्रियोनाइन पे जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट है एक्ट करेगा एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट ए में। उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 2 और उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट बी में। उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 3 और उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट सी में। उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 4, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट डी पे। और डी पे एक्ट करेगा लास्ट 5 एंजाइम और उसको कन्वर्ट कर देगा आइसोलिसाइन में। अब जितने भी प्लांट की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में आइसोलिसाइन की नीड होगी तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। मगर फिर क्या होगा कि जब आइसोलिसाइन अपने नीड से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। Dear students, as isoleucine level rise, this isoleucine will bind to the allosteric site on enzyme 1 and inhibits it. अब देखें ये टर्न बैक कर रहा है, वापस आ रहा है, फीडबैक कर रहा है और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा, इसकी एक्टिव साइट को अल्टर कर देगा और यहाँ पे मेटाबॉलिक ब्लॉक आ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम 1 विल बी इनहिबिटेड। और जब मेटाबॉलिक पाथवे का पहला स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, आगे सारे के सारे स्टेप्स ब्लॉक हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो पाथवे लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ आइसोलिसाइन। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ feedback inhibition. Thank you, dear students. Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about classification of enzymes. And this topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes, Synth Text Board. Classification of enzymes. Enzyme can be classified on different bases, either on the basis of type of reaction they perform or on the basis of a substrate at which they act. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम्स के 6 ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे परफॉर्म। तो एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इस रिएक्शन के बुनियाद पे एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है 6 ग्रुप में, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि एक सबस्ट्रेट से ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देंगे, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये हाइड्रोजन आयन दूसरे में ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा रिड्यूस। अब इसका फेमस एग्जांपल है डिहाइड्रोजनेसिस। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ए मॉलिक्यूल है उसमें आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो ये डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, इस ए से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये ए हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो अब ये डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देगा बी की तरफ और देखें ये बी हो जाएगा रिड्यूस, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को गेन किया। द मॉलिक्यूल that has lost the hydrogen ion is oxidized and the other which has gained the hydrogen ion is being reduced. तो ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है जो एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस। दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरेज। These enzymes responsible to transfer a group from one substrate to another, that is transfer of phosphate from ATP to हेक्सोस ग्लूकोज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, जो एटीपी ब्रेक होगा तो उससे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज की तरफ और ये है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6। तो 6 पे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि एक ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि एटीपी से फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे और ग्लूकोज को तब्दील कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब डियर स्टूडेंट, जो तीसरा ग्रुप है उसे कहते हैं हाइड्रोलेज।
These are digestive enzymes responsible to break the bond by addition of water and convert oligomers into monomers. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं वो किसी भी कंपाउंड को पहले ब्रेक करते हैं, फिर उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे एक कंपाउंड है, ए बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये एंजाइम क्या करेगा, पहले इस ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, और जैसे इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो ए मोनोमर है वो अलग हो जाएगा और ये जो बी मोनोमर है वो अलग हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा गया। अब क्या होगा कि उसके बाद ये एंजाइम वाटर को ऐड करेगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, H2O वाटर कैसे ऐड होगा, वाटर आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में और OH आयन में, फिर ये एंजाइम क्या करेगा, OH एक मोनोमर में ऐड कर देगा और H दूसरे में ऐड कर देगा, ऐसे एंजाइम को कहा जाएगा हाइड्रोलेज। और कुछ एग्जांपल्स हाइड्रोलाइसिस के, पेप्टिडेजेस जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, वो पहला एग्जांपल है हाइड्रोलेज का। ईस्टरेजेस जो ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, ये दूसरा एग्जांपल हो गया हाइड्रोलेज का। और डियर स्टूडेंट, जो चौथा ग्रुप है लाएज, ये किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे मगर वाटर को ऐड नहीं करेंगे। These enzymes catalyze the breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis. ये वाटर को ऐड नहीं करेंगे, बॉन्ड को भी तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक लाइज एंजाइम है जो कि एक्ट करता है कार्बोनिक एसिड को पे और उसको स्प्लिट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। देखें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये लाइज एंजाइम है जो कि एक्ट करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड को, और इसको ये ब्रेक कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। यहाँ पे इसने किसी भी वाटर को ऐड नहीं किया, तो ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, उन्हें कहा जाएगा लाइज। उसके बाद आइसोमेरेज, these enzymes catalyze intramolecular rearrangement of atoms in the molecules to form another isomer. ये आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है मगर एटॉमिक अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और उसका एग्जांपल दिया गया है, एक एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे उस एंजाइम का नेम लिखा गया है फास्फोहेक्सोस। देखिए डियर, ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और ये एक आइसोमेरेज एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज। ये आइसोमराइजेशन का रिएक्शन कैटालाइज करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर देता है। और जो सबसे लास्ट छठा ग्रुप एग्जांपल के तौर पे दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में, वो है लाइगेज। Ligases are also called synthetase. Dear students, these enzymes catalyze the condensation reaction. Condensation में छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया जाता है। अब इसके दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डियर स्टूडेंट, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए से डीएनए बनाता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अब देखें, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर में आपको एंजाइम नजर आ रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज है। अब ये डीएनए का एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है। तो अब देखें, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इससे ये ऊपर वाला स्ट्रैंड बना रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक लाइगेज है, और ये डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। सो डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइगेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 6 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन द एंजाइम्स कैटालाइज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।
Hello, my dear students. In this video lecture, we will solve the exercise from your first year biology book, chapter number 2, enzymes. Encircle the correct choice. ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट है जो हम एक्सरसाइज है जो आज हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement is are true about enzyme catalyzed reaction? Dear students, जब भी हम किसी रिएक्शन में एंजाइम को यूज करेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर हम एंजाइम को यूज नहीं करेंगे जिसे हम अनकेटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा. तो ऑप्शन ए देखें आप, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एंजाइम को यूज करेंगे वो फास्ट होगा, और अगर उसको हम कंपेयर करें एक ऐसे रिएक्शन से जो कि एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है तो वो स्लो होगा. तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट, ऑप्शन ए बाइंड्स एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन बी इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम. सो द करेक्ट आंसर इज बी. देखें डियर स्टूडेंट्स, जो कि एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसके टू रीजन्स होते हैं. एक बाइंडिंग साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और दूसरा कैटालाइटिक साइट, वहां पे अमीनो एसिड्स होते हैं जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट, तो आंसर होगा बी, इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो कि कौशलेन ने दिया था, द एंजाइम कैटालाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो अगर आप डी को पढ़ें, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस फिट मॉडल जो कि कौशलेन ने दिया था 1959 में, ही स्टेटेड दैट व्हेन द सबस्ट्रेट combines with an enzyme, it induces the change in the shape and structure of the enzyme. So, active site of the enzyme undergo temporary change on binding with the substrate. तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है और ये कर्व 3 है, और क्वेश्चन किया जा रहा है विच कर्व represent the behavior of an enzyme taken from a bacterium that lives in hot springs. तो कुछ बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर यूजुअली 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है. तो क्या उनके लिए कर्व 1 सही रहेगा, कर्व 2 या कर्व 3? देखें ये जो कर्व 3 है, ये कर्व 3 यहाँ पे देखें तो 80 तक आ रहा है, और हमारे टेक्स्ट बुक में इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, 3 ओनली, जो कि यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है. देखें डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड थर्मोफिलिक हीट लविंग बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री और इवन हायर. तो यहाँ पे जो कर्व 3 है वहां पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. आप एक मीडियम में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो. इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो उसमें आप कौन से प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे? डियर स्टूडेंट्स, ये होगा सी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब सी क्यों होगा? देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, और इसी साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप आपस में भी मिलता है और एक्टिव साइट से भी मिलता है. तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को चांस ज्यादा नहीं मिलेगा, सबस्ट्रेट को ज्यादा चांस मिलेगा, वो एक्टिव साइट पे जुड़ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिड्यूस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, वही अगेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे क्वेश्चन दिया गया है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं किसको? एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट को, क्योंकि उनका शेप मिलता है एक्टिव साइट से, वो वहां पे आके बाइंड हो जाते हैं इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम डज दिस प्राइमरी डिपेंड. तो ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए ये स्टूडेंट्स, ए में लिखा गया है द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू फॉर्म अ टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड जॉइनिंग मॉलिक्यूल्स. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए. अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ.
देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट आपको नजर आ रहा है, ये टेम्पलेट है दो मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी अटैच हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर बोथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और कॉम्पिटेटिव मॉलिक्यूल, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइजेस रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें डियर स्टूडेंट्स जो एक्स है उसको वाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, वाई को जेड में कन्वर्ट कर दिया गया और जेड को ए में। ए एंड प्रोडक्ट है। अब आगे लिखा गया है कि ये जो ए एंड प्रोडक्ट है ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को वाई में, तो यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स होगा इनिशियल सबस्ट्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखें कैसे, यहाँ पे एक एंजाइमेटिक पाथवे चल रहा है जहाँ पे जो ए आपको नजर आ रहा है ये एक्स है और यहाँ पे जो बी नजर आ रहा है आपको ये वाई है, सी जेड है और डी ए है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो अपना ए है एक्स वो इनिशियल सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये जो आपको वाई और जेड जिसको हमने बी और सी कहा ये इंटरमीडिएट्स हैं और यहाँ पे ये जो ए है डियर स्टूडेंट्स वो एंड प्रोडक्ट है। तो अब देखें ये जो एंड प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये एंड प्रोडक्ट वापस आ रहा है फीडबैक करके और यहाँ पे एंजाइम 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। तो एक्स से वाई नहीं बनेगा, यहाँ पे ब्लॉक आ गया तो ये एक्स हो गया इनिशियल सबस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इनिशियल सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, if an enzyme is added to a solution where its substrate and products are equilibrium, what would happen? Dear students, nothing would happen. The reaction would stay at equilibrium. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the mechanism of enzyme action? डियर स्टूडेंट्स एंजाइम कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो रिएक्शन नजर आ रहे हैं। पहला जो है वो अनकेटलाइज्ड है, इसमें हम एंजाइम को यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा यहाँ पे इनपुट आ रहा है उसका, और यहाँ पे हमने एंजाइम यूज कर दिया तो वहां पे देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन? तो डियर स्टूडेंट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एलियोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाते हैं और एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दैट्स ऑल अबाउट द exercise belonging to chapter number 2 enzymes. Thank you dear students, wishing you all of the best.